शिक्षा नीति की बहुत 2-3 सालों से बहुत चर्चा चल रही है। अभी वो उसका क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन इस फेज में आ गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप कैसा होगा, इसमें क्या क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्या क्या परिवर्तन स्ट्रक्चर में, पाठ्यक्रम अभ्यासक्रम में, पेडागोजी में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सब आया है। लेकिन ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों है, इसकी ओर आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने का मैं प्रयास करूँ। ये विषय जहाँ भी हमारे आचार्यों के सामने परसों रखा था, तो वही विषय आपके सामने था। पहली बात तो जैसे कि आप सब भी इससे संबंधित है मीडिया से, तो बीबीसी आप सुना, भारत में लगभग 30 साल बीबीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले थे मार्क टली। मार्क टली का नाम सब जानते हैं, पत्रकार। 30 साल वो भारत में रहे। तो उन्होंने एक बार क्या कहा कि मैं 30 साल भारत में हूँ और मेरी इच्छा क्या है, मैं हिंदी अच्छी जानता हूँ। मेरी इच्छा ये रहती थी कि मुझसे भारत के लोग जब बातचीत करेंगे वो हिंदी में बातचीत करें, लेकिन मेरी चमड़ी गोरी ये देखकर भारत के लोग मुझसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे। और उनका एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इंटरव्यू में कहा, भारत का कुलीन वर्ग अपनी संस्कृति का इज्जत नहीं करता। भारत का कुलीन वर्ग अपनी संस्कृति का इज्जत ही नहीं करता। दिस इज द प्रॉब्लम। तो ये शिक्षा के माध्यम से सारा कैसा फिर से स्थापित हो। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा का कोई नया नहीं है, इसमें नया इन द सेंस जो अपने बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, लोकमान्य तिलक, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी के जो पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, इन सब लोगों की शिक्षा की जो कल्पना थी, वो वास्तव में शिक्षा की कल्पना का क्रियान्वयन करना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अभी जो नहीं हुआ उसको किसी को कोसने के बजाय, ब्लेम करने के, दोषारोपण करने के बजाय, जब ठीक है नहीं हुआ तो अभी वो करना चाहिए। तो इसी दृष्टि से ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभी सारा चल रहा है। इसके जो फीचर्स है, विशेषताएं हैं, वो तो आप बहुत लोगों ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, आप वो सब जानते हैं। इनमें से जो कुछ हिंदी अंश है वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि अपने राजस्थान के कोठारी जी थे, उदयपुर के, तो वो एक एजुकेशन कमीशन के अध्यक्ष है, जिसको कोठारी कमीशन कहते हैं। शिक्षा में उनका एक बड़ा नाम है। तो उदयपुर में जब उनकी एक बार, उसके बाद जब उनका कोई पब्लिक फंक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, तो हमारे लोगों की इलाइट पीपल ऑफ आवर कंट्री, देयर थिंकिंग कैसा चलता है, यूरोसेंट्रिक है। यानी यूरोप के मद्देनजर वो सारी बातें को चिंता करते हैं। और उन्होंने कहा कि ये यूरोसेंट्रिक जो सारा है वो वास्तव में भारत सेंट्रिक होना चाहिए। ये हमारे देश के बड़े शिक्षाविद और जो राजस्थान के थे कोठारी, जिनके नाम से कोठारी कमीशन पहचाना जाता है, उनका कहना था। लेकिन ये चलता रहा, यूरोसेंट्रिक ही चलता रहा। तो भारत, ये जो शिक्षा नीति है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी शिक्षा नीति, दिस इज गोइंग टू बिकम भारत सेंट्रिक एजुकेशन सिस्टम। इसके पहले वो सारा यूरोसेंट्रिक, पश्चिमी की एंगल से, दृष्टि से ये सारा चलता था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। वो समझते हैं कि NEP का अर्थ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऐसा नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नहीं।
नई शिक्षा नीति नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अभी इसमें जो राष्ट्रीय शब्द है वो सबसे महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ महर्षि अरविंद घोष सब लोगों ने ये राष्ट्रीय शिक्षा क्या है इसका वर्णन किया। तो राष्ट्रीय शिक्षा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा वह है जो अतीत से प्रारंभ करके वर्तमान का पूरा उपयोग करते हुए एक महान राष्ट्र का निर्माण कर सके। अतीत है ना, हमारा पास्ट जो है, भूतकाल, उसका उपयोग करें, उससे प्रेरणा लेके, उसका प्रारंभ करके वर्तमान का पूरा उपयोग करते हुए भविष्य की ओर बढ़ने के लिए जो शिक्षा मदद करती है उसको राष्ट्रीय शिक्षा ऐसा कहा गया। अभी हमारे यहाँ जानकारी तो बहुत है, लेकिन समय की पाबंदी, इसलिए मैं सब जानकारी आपके सामने नहीं रखूं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शिक्षा नीति लागू की, वो शिक्षा नीति लागू करने के पीछे उनका जो एक ऑब्जेक्टिव था, हेतु था, उद्देश्य था, वो अलग था। और उन्होंने एक बात अच्छी की, अपना हेतु, उद्देश्य उन्होंने कभी छिपाया नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये सारा समय समय पर उनके जो डॉक्यूमेंट्स है उनसे सामने रखा। वैसे तो मेरे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ भी हैं, लेकिन एक अफ्रीकन भाषा में एक कहावत है, वो कहते हैं अफ्रीकन भाषा में, इफ अनलेस द लायंस हैव देयर ओन स्टोरी टेलर, द हिस्ट्री ऑफ हंट विल ऑलवेज ग्लोरीफाई द हंटर। जब तक शेर अपनी कहानी अपनी मुंह से सबके सामने नहीं रखते, तब तक उनकी कहानी, उन पर जो आक्रमण है वो अपने ढंग से रखते हैं। हमारे देश में ये नानी पालखेवाला हमारे देश के बहुत बड़े लॉयर, जूरिस्ट, अर्थतज्ञ थे। तो वो उन्होंने कहा एक बार कि व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो पहली बात कौन सी करनी चाहिए थी? व्हेन इंडिया बिकेम फ्री, द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट शुड हैव बीन टू सी दैट our priceless heritage was made widely known and that young men and women were made to understand how fantastically rich our country is in spiritual and intellectual powers. हमारा देश अपनी जो आध्यात्मिकता की मैंने बात की ना, आध्यात्मिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से हमारा देश, हमारे कुल के कितने उनकी ऊंचाई थी, ये वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद तुरंत पहली चीज सबके सामने ये रखनी चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। पालखीवाला आगे कहते हैं कि दो प्रकार की दरिद्रता होती है, दो प्रकार की गरीबी या दरिद्रता होती है। एक है इंटरनल पॉवर्टी और दूसरा एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल, बाहरी जो गरीबी है, दरिद्रता, वो आर्थिक अच्छे धोरण से वो बाहर की दरिद्रता समाप्त हो सकती, लेकिन अंदर की जो दरिद्रता है वो कैसे नष्ट हो जाएगी, वो कैसे खत्म हो जाएगी? तो वो कहते हैं कि बाय रीडिंग आवर एंशिएंट लिटरेचर, हमारे देश का जो धरोहर है उसकी जानकारी यदि हमें ठीक से हमें प्राप्त करें और बच्चों के सामने रखें, तो उससे हमारी आंतरिक दरिद्रता खत्म हो जाए। 1947 के बाद हमारे ज़्यादा आकर्षण या दृष्टि ये बाहर की दरिद्रता खत्म करने में अधिक रही, वो तो खत्म होनी ही चाहिए, लेकिन ये अंदर की दरिद्रता खत्म करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए थे वो शिक्षा के द्वारा उठाने चाहिए थे, वो ठीक से नहीं हुए, ये सब लोगों ने कहा। मेरे पास ऐसे कितने लोग, इतने अपना देश और विदेशी लोगों के जो अवतरण है, कोटेशंस है, वो मैं सब आपके सामने, अभी उतना समय नहीं है। वो कहते हैं कि वास्तव में ये होना चाहिए था। ऐसे कहने वाले केवल भारत के लोग नहीं, भारत के प्रति जिनके मन में श्रद्धा, भक्ति, रिस्पेक्ट है, ऐसे विदेशी लोग भी हैं।
वो भी चाहते थे कि ये सारा होना चाहिए। जैसे कि बिपिन चंद्र पाल कहते, हमारा चरित्र विदेशी आधार पर अंकुरित हुआ है, केवल बीज ही नहीं, गमला भी विदेशी है। बीज ही नहीं, गमला भी विदेशी है। हमारा पौरुष बरामदे में अमर बेल की तरह निराधार झूल रहा है, जिसकी जड़ें इस देश की वास्तविकता, हमारे जीवन एवं हमारे समाज को पुरानी परंपराओं से कहीं नहीं है। बिपिन चंद्र पाल सब लोगों का ये सारा कहना। अरविंद जी, महर्षि अरविंद घोष, हमने कभी यह इच्छा ही नहीं की कि केवल कुछ जानकारी हो अपने दिमाग से दूसरे अथवा जीविकार्जन के लुभावने अवसर आपको उपलब्ध कराने, बल्कि हमारी इच्छा रही है कि आप में से मातृ में के ऐसे सपूत पैदा करे जो उसके लिए जीवित रहे और कष्ट उठाए। हमारी शिक्षा से क्या होना चाहिए, ये सारा इन लोगों ने कहा, लेकिन ये सब नहीं हुआ। और अंग्रेज शिक्षा जो शुरू हुई हमारे देश में, उनका तो बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट हेतु था। वो कभी उन्होंने वो छिपाया नहीं। वो कहते कि ये देश हमें यदि लंबे समय के लिए अपने मुट्ठी में रखना है तो यहाँ के लोगों को आत्मविस्मृत बनाना चाहिए। अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा, अपना इस सब की उनको ये सब जब वो भूल जाएंगे, विस्मृत हो जाएंगे, तभी चलकर लंबे समय के लिए ये पढ़ा, जिसको और वो समझते थे कि भारत क्या है, डार्लिंग कॉलोनी ऑफ इंग्लैंड। उनके तो बड़े अनेक वसाहत थे, लेकिन सबसे उनकी प्रिय वसाहत भारत थी, क्योंकि यहाँ से उनको अथाह धन संपत्ति अटूट मिलती थी। तो वो कभी अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते थे, गंवाना नहीं चाहते। इसको यदि हाथ में रखना है तो इस यहाँ के लोगों के मन में, दिमाग में इस प्रकार के विचार को स्थापित करें ताकि वो अपना भूल जाए और उनका क्या अनुकरण करने लगे, प्रशंसा करने लगेंगे, वही जो वो जो कहते वही ठीक है, ऐसा करने लगे। इस ऐसे और शिक्षा की दृष्टि से ये सब हुआ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अभी कहते थे कि हमें फिर से अपने देश का इतिहास राष्ट्रीय एंगल से, दृष्टि से फिर से लिखना है। शिक्षा के बारे में उन्होंने और एक बात कही कि आगे चलकर हमारे बच्चों को हमारे विद्यालयों से किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो कहते हैं कि फॉर द जॉब्स विच आर नॉट इन एग्जिस्टेंस, आगे चलकर ऐसे कुछ काम, ऐसे कुछ नौकरियां, ऐसे कुछ जॉब्स होने वाले हैं